हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस प्रकार आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम जियोग्राफी या फिर वैसे स्टडी की कुछ बेसिक चीज़ें, हम स्टडी कैसे करनी है या विशेष रूप से जियोग्राफी हमको कैसे पढ़नी है या उसके टेक्निक्स क्या, मेथड क्या, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और ये बताया था कि कल की क्लास में जो है हम अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है ब्रह्मांड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो ब्रह्मांड की है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए, ब्रह्मांड आज तक भी एक रहस्य ही है, पूरी तरीके से भी इसे जाना नहीं गया है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने इसके बारे में अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम जानेंगे, शुरू से लेकर आज तक क्या क्या चीज़ें भी ब्रह्मांड के बारे में ज्ञात हुई हैं, उन्हीं के बारे में हमको आज जाननी है। तो इस रहस्य को कुछ हद तक आज हम बेपर्दा करेंगे। हम क्या करेंगे, ये बेपर्दा हुआ है जितना उतना ही करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी जो है ऐसा कोई खुद का मेथड नहीं है। जो चीज़ें प्रूव हैं, प्रमाणित हैं, उन्हीं चीज़ों को बुक में बताई गई हैं, वही चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे अपने मन से कोई चीज़ें नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ धर्म ग्रंथों में भी चर्चा की गई है, नक्षत्र वगैरह में, लेकिन वो चीज़ें प्रूव नहीं है, इसीलिए जियोग्राफी में हमको नहीं पढ़ना है। प्रूव का मतलब ये हुआ कि जैसे साइंस जो है, साइंस रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं वो प्रमाणित हैं, वही उन्हीं चीज़ों को मिला के हमारा जियोग्राफी बना है, भूगोल बना है, उन्हीं चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारी कौन सी है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सबसे पहले हम एक इसकी छोटी सी परिभाषा जान लेते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड जो है, इसकी परिभाषा यही है कि जब मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, तो उसे ही क्या कहा गया, ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। तो ये हो गया एक छोटी सी परिभाषा। अब हम सबसे पहले कुछ जो इंसिडेंट हुए थे उन क्षण के बारे में, किनके द्वारा किए गए थे, कुछ अवधारणाएं आई थी, इन सब की चर्चा हम कर लेते हैं। जब इनकी चर्चा पूरी हो जाएगी तब हम उसको एक अलग से अच्छे से भी बताएंगे, एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे आप अच्छे से समझ जाएं। दूसरी चीज़, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रह्मांड के बारे में सोचा किसने। एक खगोल शास्त्री थे जिनके बारे में बहुत जानते हैं आप। कहाँ के थे, मिस्र यूनानी परंपरा के एक खगोल शास्त्री जिनका नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, टालमी। लेकिन इनका पूरा नाम क्या था, क्लॉडियस टालमी। इन्होंने ब्रह्मांड का एक नियमित अध्ययन किया, और 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने एक अवधारणा दी। उस अवधारणा का नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा। एक अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसका नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा में इन्होंने बताया क्या, इस अवधारणा में इन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मांड है ऐसे, और ब्रह्मांड के केंद्र में जो क्या है वो पृथ्वी है। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी है, बाकी इसके चारों तरफ सूर्य वगैरह चक्कर लगा रहे हैं। किन्होंने बताया, ये बताया टालमी जी ने। कब बताया, 140 ईस्वी में, बहुत पहले का समय था 140 ईस्वी। तब उस टाइम पे विज्ञान का सम्मत ही कम था, साइंस का। फिर समय बीतता गया, लगभग 1400 साल के आसपास समय आता है 1543 ईस्वी का समय आता है। एक खगोल शास्त्री और थे जिनका नाम था कापरनिकस।
इन्होंने भी एक अवधारणा का प्रतिपादन किया। उस अवधारणा का नाम था हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, सेंट्रिक अवधारणा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने तो पूरा इसकी दिशा दशा ही बदल दी। इन्होंने कहा कि ये जो सेंटर है ब्रह्मांड का केंद्र है, यहाँ पे तो पृथ्वी है ही नहीं, यहाँ तो किस केंद्र में सूर्य है। इन्होंने इसके केंद्र में, सेंटर में इसको पृथ्वी को हटा के सूर्य को रख दिया, ठीक। बट इनकी खामी कहिए या फिर संक्षिप्त सोच या संक्षिप्त खोज कहिए, इसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ इनकी जो अवधारणा थी वो कहाँ तक सीमित थी, सौर परिवार तक। इनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर समय और बीतता जाता है, टाइम आता है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में एक खगोल शास्त्री थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री, जिनका नाम था हर्शल, ये बड़ा सा रहेगा, हर्शल ने क्या बताया, हर्शल दूरबीन की सहायता से उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, जैसे इनकी अवधारणा थी कापर्निकस जी की कि नहीं ये सूर्य यहाँ पे है सेंटर में, तो इन्होंने कहा सूर्य तो आकाशगंगा के एक अंश मात्र है, यानी एक छोटा सा हिस्सा है। ये आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब कहीं आकाशगंगा है उसी का छोटा सा हिस्सा है, ठीक। तो इनकी अवधारणा जो थी यहीं तक थी। फिर जो है समय बीतता जाता है, समय बीतने के बाद समय आता है 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में क्या होता है, अमेरिका के एक खगोल शास्त्री थे, कहाँ के थे, अमेरिका के, जिनका नाम था हब्बल। पूरा नाम था एडविन पी हब्बल, एडविन पी हब्बल। इन्होंने क्या बताया कि जो दृश्य पथ है, दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 250 करोड़ वर्ष है, 250 करोड़ वर्ष, 250 करोड़ वर्ष, क्योंकि इसके अंदर जो है हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं, ठीक। किसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, ठीक। जैसे ये चीजें तो आपको पता है भाई, ब्रह्मांड के अंदर ही आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा के अंदर ही सौर परिवार है या सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी है, ऐसा बताया गया है। तो धीरे धीरे जो है खोजें जो है बढ़ती गई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड दिया, ठीक। फिर कुछ दिन के बाद अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आए थे कुछ यहाँ पे। वो सिद्धांत किस प्रकार से, उसमें सबसे जो सैद्धांतिक सिद्धांत था वो कौन सा था, जिसके बारे में हमेशा पढ़ते आए रहे, जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ा होगा उस सिद्धांत को जरूर पढ़ा है। सिद्धांत कई आए थे बट कुछ सिद्धांत की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिद्धांत कौन सा था, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसकी खोज किसने की थी, इस सिद्धांत को दिया किसने था, जॉर्ज लेमेंटर बिग बैंग थ्योरी को दिया था। एक थ्योरी और आई थी, उस थ्योरी का नाम था साम्यावस्था का सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसे हिंदी में क्या बोलते थे, साम्यावस्था का सिद्धांत बोलते हैं। बट इसकी खोज या इसके बारे में बताया किसने था,
एक खगोल शास्त्री थे थॉमस गोल्ड, और दूसरे एक लोग थे जिनका नाम था हरमन बांडी। एक और सिद्धांत भी आया था जिसका नाम था दोलन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुलसेटिंग, SATING, पुलसेटिंग यूनिवर्स और थ्योरी। ठीक, ये किसने बताया था इस थ्योरी को? डॉक्टर एलन सनडेज। लेकिन हमको कौन सी थ्योरी पढ़नी? बिग बैंग थ्योरी पढ़नी है, जो सबसे ज़्यादा प्रूव है, प्रमाणित है और सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक रूप से इसी को बताया जाता है, जो कि 1960 के आसपास आई थी, जिसकी चर्चा या जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी है जो महाविस्फोट का सिद्धांत, ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसके बारे में जो है हम शुरू से देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि हम ये परिकल्पना करते हैं कि अंतरिक्ष काल में कोई एक पॉइंट या कोई बिंदु रहा होगा। इस बिंदु के पास जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, कितना? भरपूर मात्रा में। इस बिंदु के पास भरपूर मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। ठीक, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो जो आसपास जो पदार्थ थे, ये पदार्थ क्या होने लगे? इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक, गुरुत्वाकर्षण मतलब समझते हैं, जिसकी वजह से ही हम पृथ्वी पे टिके हुए हैं, पृथ्वी अपनी तरफ हमको खींच रही है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं यहाँ पे। तो वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो इसके पास थी, जिसकी वजह से आसपास के जो पदार्थ है ये इसको खींचने लगा, आकर्षित करने लगा अपने पास। तो जब आकर्षित करने लगा तो इस बिंदु को नाम भी दिया गया है। इस बिंदु को जो कहा जाता है, इसको सिंगुलरिटी भी बोलते हैं, सिंगुलरिटी। तो जब आपस में आप आसपास के चीज़ों को खींचने लगा तो धीरे धीरे चीज़ें सघन होने लगी। ठीक, अब ये जो सघन होने लगी, सघन होने से इसका घनत्व भी बढ़ गया, इसका घनत्व जो है बढ़ गया, और घनत्व बढ़ने की वजह से असीम मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है यहाँ पे, मतलब ऊष्मा। जब ऊष्मा यहाँ से निकलने लगी, और ऊष्मा जब निकलने की वजह से क्या होता है? एक विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत ये कब हुआ था? 15 अरब वर्ष पहले। कैसे कह सकते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले हुआ था? भाई कोई था तो है ही नहीं उस टाइम पे। हाँ, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि 15 अरब वर्ष पहले ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि जब ये विस्फोट हुआ तो ये जो इसके कण थे वो बिखर गए। तुरंत 1 सेकंड बाद की बात है कि जब इसके कण जो है बिखरने लगे, तो आज तक बिखर ही रहे, मतलब बिखरने का मतलब वो प्रसार हो रहा उस चीज़ का, आज तक भी अभी भी प्रसार ही चल रहा है, ऐसे फैलते चले जा रहे हैं, आज भी बंद नहीं है, वो छिटकते जा रहे हैं। तो जो ये दूरी पहले तो यहाँ थे, अब ऐसे ऐसे करके यहाँ हो गए, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ हो गए, तो ये कण यहाँ आया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ हो गए, फिर ऐसे ऐसे कर, ऐसे उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो भाई कोई चीज़ है अगर 1 वर्ष में यहाँ से यहाँ पहुँची है, तो हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि भाई यहाँ से चली है, अब यहाँ पहुँच गई है, तो अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं ना कि ये दूरी निकाल लेंगे अगर, और 1 वर्ष का समय यहाँ पे हमें ज्ञात है, तो ये इतना तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं
कितना टाइम लगा होगा। तो बस वही चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं था ये, इसका एक मेथड था जिसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव जो था इसी के द्वारा ये ज्ञात हुआ था, क्या, बिग बैंग थ्योरी इस डॉपलर प्रभाव के द्वारा ये प्रमाणित की गई थी। ये प्रमाणित किससे हुई थी? डॉपलर प्रभाव से। ठीक, दूसरी चीज क्या था इसमें? दूसरा चीज ये था कि इसको पुष्टि एक लोगों ने किया था। कौन थे वो? इनका नाम था वेगनर। जब इसका विस्फोट होता है तो सबसे पहले तीन चीज जो है इसमें से निकलती हैं, समय और स्थान, वस्तु। कहने का मतलब, समय का मतलब यही हुआ कि ये यहाँ तक पहुँचा तो कितने समय में पहुँचा, और ये जगह कौन सी है? स्थान हो गया। और वस्तु कौन सी थी? यही जो यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, यही वस्तु हो गई। तो मतलब यही था। चलिए ठीक है, ये इतने ही चीज़ नहीं यहाँ से निकले थे, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकला था इसमें। वो क्या था? कुछ कण निकले थे। पहला कण कौन सा था? एक था मूल कण। ये दूसरा कण कौन सा था? प्रतिकण, यानी एंटी पार्टिकल। और ये क्या था? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहले हम मूल कण जान लेते हैं। मूल कण के बारे में यही जानना है कि ये कण जो है स्वयं द्वारा निर्मित होते थे। फंडामेंटल का मतलब ही समझ रहे? फंडामेंटल मतलब खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, इनको कोई बनाता नहीं था, स्वयं के द्वारा निर्मित होते हैं मूल कण। मूल कण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मूल कण सबसे पहले जब शुरुआत में 3 ही मूल कण ज्ञात थे, हम 3 ही मूल कण के बारे में जानते थे। वो कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन। न्यूट्रॉन की रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की चैडविक। इन्हीं के बारे में हम जानते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी जो मूल कण है वो कितने हो गए हैं? 30+ मूल कण खोजे जा चुके हैं। ये तो हो गए मूल कण। अब हम थोड़ा प्रतिकण के बारे में जान लेते हैं। प्रतिकण का मतलब क्या होता है? ये तो स्वयं द्वारा निर्मित थे। प्रतिकण क्या होते हैं? प्रतिकण का मतलब ये हुआ कि जब 2 कण मिलते हैं आपस में और मिलने से विस्फोट होता है और वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि लड़ाई हुई और एक दूसरे को मारने खत्म हो जाए, मतलब कुछ भी बचे ही ना, तो वही एंटीकण होते हैं। ठीक, एंटीकण में कुछ नहीं बचता है आपस में विस्फोट होने के बाद। तो ये होता है प्रतिकण। अब हम मूल कण प्रतिकण के बारे में जान लेते हैं। अगर मूल कण प्लस प्रतिकण ये दोनों मिला लेते हैं तो क्या बनता है? उस चीज का नाम है एटम, जिसे हम कहते हैं परमाणु। इसका निर्माण होता है। ठीक, चलिए ठीक है भाई, विस्फोट हुआ, 1 सेकंड का समय बीता, यानी तुरंत ये चीजें, ये घटनाएं होती हैं। फिर इन घटनाओं के बाद थोड़ा सा समय और बीतता है। थोड़ा सा मतलब भाई कई सेकंड और बीते होंगे, कई दिन की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जैसे और बीतता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। कहाँ पे? इन कणों में। जो कण ऐसे बिखर रहे हैं, इनमें क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया कैसे होती है कि जो ये कण थे ये नाभिकीय रिएक्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाभिकीय रिएक्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो ये हाइड्रोजन का नाभिक है, हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जिनकी वजह से क्या होता है? ये संकुचन होने लगता है। ठीक, संकुचन होने की वजह से, ठीक, संकुचन होने की वजह से भाई इसका सही मतलब ये हुआ कि जैसे जो ये कण थे, पहले तो उष्मा, यहाँ से जब विस्फोट हुआ तो उष्मा भी निकली, दूर भागने लगे, तो भाई तुरंत तो पहले तो ये
इसमें प्रचुर मात्रा में ऊष्मा थी ना, फिर वो ऊष्मा क्या होने लगी, धीरे धीरे करके, तुरंत तो ठंडी होगी नहीं, अभी तो प्रचुर मात्रा में है, ये धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी। ठीक, खत्म होती जाएगी मतलब कि वो धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था। ये जब इसका संकुचन होता है कणों का, तब क्या बनता है, बादल बनता है। बादल बनता है, बादल से उसी फिर आकाश गंगा, तारे, ग्रह, ये सब चीज़ें बनते हैं। जैसे कि सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य भी तो बना था। जो ये ग्रह होते हैं या सॉरी तारा होते हैं, ये 3 प्रकार से होते हैं। किस आधार पे, तापमान के आधार पे। तापमान के आधार पे तारा 3 प्रकार, लाल तारा, ठीक, और नीला तारा, पीला तारा, नीला तारा, फिर तीसरा पीला तारा। ठीक, तो इस प्रकार से कई प्रकार के तारे हैं। तो सूर्य पीला तारा हो गया हमारा। तो इसी प्रकार से अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने आकाश गंगा का निर्माण तक देख लिया, चीज़ें बादल बन गए जिससे आकाश गंगा बन गई। अब इसके आगे जो है हम अगली क्लास में बताते हैं, और हम सीरियल वाइज चीज़ों को बताते चलेंगे। आपको कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगी, और आप सीरियल से पढ़ते अगर जाएंगे, जो मेथड हमने बताया था उस हिसाब से, तो आपकी जियोग्राफी अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, तारे, आकाशगंगा, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।